तो राब साहब, नूर बेगम और राइद तीनों आयला के घर की तरफ रवां दवा थे। उनके पीछे गार्ड्स की एक गाड़ी भी थी। तो राब खान आज बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने उन्हें अपनी खुशियों में शामिल किया था और वो उसकी खुशी के लिए बगैर लड़की के बारे में कुछ भी जाने रिश्ता लेकर जा रहे थे। जबकि नूर बेगम को भी खुशी हुई थी कि चलो वैसे ना सही, मगर अब तो वो उन्हें अपनी माँ बनाकर ले जा रहा था। उनके लिए यही काफ़ी था। राइद ने गाड़ी आयला के घर के बाहर रोकी थी। राइद ने गाड़ी आयला के घर के बाहर रोकी तो राब खान ने एक नज़र पूरे घर को देखा। वो एक बहुत ही खूबसूरत बंगला था जिसके बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। इससे पहले कि तो राब खान गाड़ी से उतरते, राइद ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अंदर जाकर मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता। वो लड़की मेरी मोहब्बत है, मेरी खुशी है और मैं शादी उसी से करूँगा। इसलिए जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही करिएगा। जितना जल्दी हो शादी की तारीख रख दें। उस पाट अंदाज में कहता गाड़ी से निकल गया तो तुराब खान भी उसकी बात समझते बाहर निकले। जागीरदार राइद खान को हर कोई जानता था, इसलिए उसे देखते ही गार्ड ने पहचानते हुए सैल्यूट करते उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। लाउंज में उस वक्त सिर्फ तबस्सुम बेगम मौजूद थी जो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू थी। जब उनकी नज़र लाउंज में दाखिल होते उन खुश शक्ल लोगों पर पड़ी। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। वो फ़ोन को दूसरी जानिब मौजूद शख्स से कहती हुई उठ खड़ी हुई और उन लोगों की जानिब मुतवज्जो हुई। जी आप लोग कौन? उन लोगों के पीछे 2 आदमियों के हाथों में फल फ्रूट की टोकरियां पकड़े और कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़े देखकर वो उलझी थी। माजरत, हम लोग बगैर बताए आ गए। मैं जागीरदार तुराब खान हूँ और ये मेरी बीवी नूर और ये राइद है मेरा बेटा। असल में हम यहाँ आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। तुराब खान रसान से बोले तो तबस्सुम को खुशगवार हैरत हुई। आप लोग खड़े क्यों हैं? आए बैठे ना। तबस्सुम बेगम ने उन्हें बैठने का कहा तो वो लोग सोफे पर जा बैठे। बाकी तहाइफ और टोकरियां सामने टेबल पर रखकर गार्ड्स बाहर चले गए। आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आयला के बाबा ऑफिस में हैं, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तबस्सुम बेगम को समझ ना आया कि वो क्या कहें, इसलिए जल्दी से मिर्ज़ा साहब को फ़ोन करने का कहती किचन की जानिब बढ़ गई। बेगम, बंगला तो काफ़ी अच्छा है और इनके रहन सहन को देखकर मुझे लोग भी माकूल लग रहे हैं। तो राब खान उस खूबसूरत से लाउंज में चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए बोले। लाउंज की हर दीवार पर बड़े बड़े शीशे लगे थे जिनके चारों तरफ में फूल मौजूद थे। जहाँ वो लोग बैठे थे उसके दाएं जानिब दीवार पर बड़ी सी LED लगी थी जिसके गिर्द लकड़ी के रैक बने थे जहाँ बहुत खूबसूरत और कीमती शो पीसेस मौजूद थे। मामा खाना बन गया है क्या? वो मेहमानों की मौजूदगी से बेखबर फ़ोन में मसरूफ़ नीचे आ रही थी। जब उसकी आवाज़ पर उन तीनों ने गर्दन उठाकर सीढ़ियों से उतरती आयला को देखा और इन शलवार कमीज़ पर हमरंग दुपट्टा अच्छे से सर पर डाले आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसका पुरनूर चेहरा देखते ही राइद तो मबहूत रह गया। सुरमई आंखों पर पलकों की झालर गिराए, चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक था, भला का मासूम था। आप आहिमा हो बेटा? वो आखिरी सीढ़ी से 3 सीढ़ियाँ ऊपर थी जब नूर बेगम की आवाज़ पर उसने चौंक कर सोफ़ों की जानिब देखा और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने जल्दी से चेहरे को अपने दुपट्टे में छुपाया। अगर सिर्फ नूर बेगम होती तो वो चेहरा न छुपाती, मगर उनके साथ 2 मर्द भी थे जिनसे उसने चेहरा छुपाना था। उसकी हरकत पर जहाँ तुराब खान और नूर बेगम हैरान हुए, वहीं राइद ने अपनी नज़रें झुका ली थी। वो जानता था वो पर्दा करती है, वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका था, तभी वो अनकम्फर्टेबल नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी नज़रें नीची कर ली थी। अस्सलामुअलैकुम। जी मैं आयला हूँ। वो सलाम करती नूर बेगम की जानिब आई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हो बेटा, पर आपने नकाब क्यों कर लिया? नूर बेगम उसकी दिल से तारीफ़ करती उसके चेहरे छुपाने की वजह पूछने लगी। जिस तरह उनका घर था उन्हें यही लगा था कि लड़की मॉडर्न होगी, मगर यहाँ तो कहानी ही उल्टी थी। पर्दा करना मेरे अल्लाह का हुक्म है और मुझे पसंद भी है, वो मुस्कुरा कर बोली तो नूर बेगम भी मुस्कुरा दी। अलबत्ता तो राब खान ने राइद को घूरा जो नज़रें नीची किए बज़ाहिर तो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ दिख रहा था, मगर उसके कान आयला की ही तरफ थे। आओ बेटा मेरे पास बैठो। नूर बेगम उसे अपने पास बैठने के लिए कहने लगी तो वो धीरे से उनके बराबर में आकर बैठ गई। सॉरी, मगर आप लोग कौन हैं? जो सवाल कब से उसके दिल में उठ रहा था आखिर उसने पूछ ही लिया। आयला बेटा आप ज़रा किचन में जाओ और वहाँ के इंतज़ाम देखो। इससे पहले कि कोई जवाब देता तबस्सुम बेगम वहाँ आते हुए बोली तो वो जी कहती उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। मैंने आयला के बाबा को फ़ोन कर दिया, बस आते ही होंगे। तबस्सुम बेगम उनके बराबर सोफे पर बैठते हुए बोली, जब तक वो आते हैं तब तक हम आपसे ही बात कर लेते हैं। असल में हमारा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है। वैसे तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर ये अपने शौक़ के लिए बिज़नेस भी करता है और इस बिज़नेस को उसने अपनी शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंचाया है। तो राब खान के अंदाज में गरूर झलक रहा था जिसे राइद अच्छे से महसूस कर गया। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और कामयाब करे। तबस्सुम बेगम को राइद काफ़ी अच्छा लड़का लगा था, इसलिए उन्होंने शाइस्तगी से दुआ दी।
آپ کی بیٹی ہمیں بہت پسند ہے، ہم اسے جلد از جلد اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تو راب خان نے بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے سیدھی بات کی، اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، پہلے تھوڑی جان پہچان ہو جائے، پھر شادی وغیرہ بھی دیکھ لیں گے۔ تبسم بیگم نے مناسب لفظوں میں اپنے خیال کا اظہار کیا، جس پر تراب نے رائب کی طرف دیکھا جو چہرے پر بغیر کوئی تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ تو راب خان کچھ کہتے جب مرزا صاحب سلام کر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ رائد نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا، جبکہ تراب خان نے اٹھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ انکل میں ارے آپ کو کون نہیں جانتا، ہمارے ملک کے نامور بزنس مین میں سے ایک ہو آپ۔ رائد کی بات پوری ہونے سے پہلے مرزا صاحب بول پڑے تھے، جس پر رائد مسکرا دیا۔ میں رائد کا والد ہوں تراب خان، اور یہ ماں ہے رائد کی۔ تراب خان نے اپنا اور نور بیگم کا تعارف کروایا، جس پر مرزا صاحب نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مرزا صاحب، ویسے تو ہم نے اپنے آنے کی وجہ آپ کی بیگم کو بتا دی ہے، مگر ہم ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں تشریف لائے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کی بہو بنا دیں۔ تو راب صاحب نے اپنی بات سامنے رکھی تو مرزا صاحب نے کچھ پریشانی سے اپنی بیگم کو دیکھا، جو انہیں دیکھتی کچھ کہنے کا بول رہی تھی۔ اب آپ لوگ یہاں پر آئے، بہت اچھا لگا، آپ نے رشتہ مانگا اس میں بھی ہمیں خوشی ہوئی، مگر ہماری بیٹی کی ایک شرط ہے۔ مرزا صاحب مسکرا کر کہتے آخر میں ہچکچائے، کیسی شرط؟ تو راب خان نے بمشکل اپنے ماتھے پر آتے بلوں کو روکا تھا۔ آج تک ان کے سامنے کسی نے کوئی شرط رکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر یہاں تو بہو بننے سے پہلے ہی شرطیں رکھی جا رہی تھی۔ وہ دراصل ہماری بیٹی پردے کی پابند ہے، وہ کہیں بھی جاتی ہے تو پردہ کرتی ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی پردہ کرے گی اور کوئی اسے منع نہیں کرے گا۔ مرزا صاحب نے آئلہ کی شرط سامنے رکھی تو تراب خان نے ایک نظر نور بیگم کو دیکھا، جو ان کی بات سے مطمئن دکھ رہی تھی۔ انکل، مجھے آئلہ کے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ جیسے چاہے رہ سکتی۔ تو راب خان کے بولنے سے پہلے ہی رائد احترام سے بولا تو مرزا صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری۔ مرزا صاحب، جب ہمارے بیٹے کو ہی کوئی اعتراض نہیں تو پھر ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تو راب خان کو چاروں ناچار رائد کی وجہ سے ماننا پڑا، ورنہ وہ اندر سے آئلہ کے حق میں بالکل نہ تھے۔ مجھے پھر بھی ایک بار آئلہ سے پوچھنا ہوگا۔ مرزا صاحب اٹھنے لگے جب تراب خان کی بات نے ان کے قدم روکے۔ ارے بھائی صاحب، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، آپ بڑے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو راب خان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے ازلی مغرور انداز میں بولے تو مرزا صاحب دھیرے سے مسکرا دیے۔ مانا ہم اس کے بڑے ہیں، مگر یہ زندگی آئلہ کی ہے، آگے اسے پوری زندگی گزارنی ہے، اس لیے اس رشتے میں اس کی رضامندی ہونا ضروری ہے بہت۔ تبسم بیگم نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو تراب خان زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھنا انہیں یہ سب بے وقوفی لگتی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا، اور سونے پہ سہاگا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ آخر ان کے بیٹے کا سوال تھا۔ آپ لوگ بیٹھے، ہم ذرا آئلہ سے بات کر کے آئے، مرزا صاحب خوش اخلاقی سے کہتے تبسم بیگم کو ساتھ لیے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے سے رائد بے صبری سے ان کے جواب کا منتظر ہو رہا تھا۔ آمنہ، تم یہ سب باہر لے کر جاؤ۔ تبسم بیگم کچن کاؤنٹر پر رکھے لوازمات کی جانب اشارہ کر کے بولی تو وہ جی کہتی پلیٹس ٹرے میں رکھنے لگی۔ آئلہ بیٹا، باہر وہ لوگ آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ مرزا صاحب ملازمہ کے کچن سے نکلتے ہی کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی آئلہ سے بولے، بابا آپ نے ان لوگوں کو ہماری شرط کے بارے میں بتایا؟ وہ سیدھی ہوتی سوال کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، بتا دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے ہم تمہارا فیصلہ سننے آئے ہیں۔ وہ پیار سے بولے، بابا ہماری شرط انہیں منظور ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی جیسی مرضی، ہم نے اپنی شادی کا اختیار آپ لوگوں کو دیا ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس سے بھی ہماری شادی آپ لوگ کروائیں وہ ہمارے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہ کرے، اور یہ لوگ ہمیں ایسے ہی قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جیسا ٹھیک لگے۔ آئلہ رخ موڑے گردن جھکا گئی تو مرزا صاحب مسکرا دیے، مجھے تو لگ رہا ہے آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ کے جائیں گے، مگر ایسی کسی بھی بات سے پہلے آپ ایک بار لڑکے کے بارے میں معلومات کروائیں تو اچھا ہوگا۔ تبسم بیگم فکر مندی سے مرزا صاحب سے بولی، انہیں بظاہر تو لوگ اچھے ہی لگے تھے، پر وہ ماں تھی اور آج کل کے حالات کو بھی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی رائد کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، لڑکا بہت اچھا ہے، پوری دنیا جانتی ہے اسے، پورے ملک میں نام ہے اس کا، آئے روز اس کی کامیابی کی خبریں نیوز میں چھپتی رہتی ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں معلومات کروں، مطلب حد کرتی ہو یار۔ میں جانتا ہوں تھوڑا سنجیدہ ہے، مگر بہت اچھا لڑکا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اور اس کے گھر والوں کو ہماری بیٹی کے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے ہمیں بھی کم سوچنا چاہیے، اور جیسا وہ لوگ چاہ رہے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی بیگم کو تسلی دیتے سمجھایا تو وہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئے، جبکہ دونوں آئلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے کچن سے نکل گئے۔ جی تو پھر کیا مرضی ہے آپ کی
बेटी की। उन दोनों के लाउंज में आते ही तुराब खान चाय का कप नीचे रखते मिर्ज़ा साहब से मुखातिब हुए तो राइद ने बेचैनी से उनके मुस्कुराते चेहरों को देखा। हमारी बच्ची को कोई एतराज़ नहीं, हमारी तरफ से हाँ है। मिर्ज़ा साहब खुशखबरी सुनाते मिठाई की प्लेट टेबल से उठाकर तुराब खान के सामने कर गए, जबकि राइद के बेचैन दिल को जैसे करार मिला था। वो इतना खुश था कि उसका दिल कर रहा था कि अभी जाए और पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटे। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो राब खान प्लेट से मिठाई उठाते राइद के मुंह की जानिब कर गए तो राइद ने उनके हाथ से मिठाई लेते खुद ही मुंह में डाली, जबकि एक पल के लिए तुराब खान का दिल बुझ गया। अंकल, मैं साफ और सीधी बात करूँगा, हम ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। मैं बस जल्द अज जल्द आयला को अपना बनाना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। राइद हल्की सी मुस्कान के साथ बोला तो मिर्ज़ा साहब ने परेशानी से अपनी बेगम को देखा। बेटा, इतनी जल्दी शादी? तबस्सुम बेगम ने कुछ कहना चाहा जब राइद ने उनकी बात काटी। बिल्कुल जल्दी नहीं है आंटी, हम 20 दिन बाद शादी करेंगे और हमें कौन सा जहेज़ वगैरह चाहिए जो आप लोगों को टाइम लगेगा। राइद पुरसकून अंदाज में खुद ही अपनी शादी की तारीख भी तय कर गया, जबकि तुराब खान जब्त करते रह गए। वो उन्हें लाया था सारे मामलात तय करने के लिए, मगर वो यहाँ आकर सब कुछ खुद ही तय करने में लगा था। ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मगर मजबूर थे, कह कुछ नहीं सकते थे उस वक्त। मगर बेटा, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कम से कम हमें 2 महीने तो दो। मिर्ज़ा साहब ने समझाना चाहा, मगर राइद ने तो कसम खा रखी थी जैसे आज ही 20 दिन बाद की तारीख बुक की करवा के जाएगा। अंकल, आपको मुझ पर यकीन है ना? राइद ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा तो मिर्ज़ा साहब हाँ में सर हिला गए। तो बस फिर आप शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं ठीक 20 दिन बाद मतलब 22 तारीख को बारात लेकर आऊँगा और आपके पास से अपनी अमानत ले जाऊँगा। राइद इत्मीनान से कहता आखिर में मुस्कुराया तो मिर्ज़ा साहब कुछ कह ही ना सके। मिर्ज़ा साहब, अब जब हमारे बेटे ने शादी की तारीख रखी दी है तो आप सब भी तैयारियां शुरू करें। तो राब खान खड़े होते हुए एक तंजिया नज़र राइद पर डालते बोले तो वो सब भी साथ ही उठ खड़े हुए, जबकि राइद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप खाना खा कर जाइएगा, मिर्ज़ा साहब ने रोकना चाहा। फिर कभी सही, अभी हमें यहाँ से एक और बहुत अहम काम के लिए जाना है। तो राब खान की बात पर राइद ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा जो झूठ बोल रहे थे। वो जानता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्हें राइद की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और वो ज़्यादा देर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जाने के लिए उठ खड़े हुए। आपको ज़रूरी काम है तो मैं रोक भी नहीं सकता, मगर जब अगली बार आएंगे तो खाना ज़रूर खाइएगा। मिर्ज़ा साहब खुश अखलाक़ी से बोले तो तुराब खान ज़बरदस्ती मुस्कुराते उनसे मिलकर बाहर निकल गए। उनके पीछे नूर बेगम और राइद भी निकले, जबकि लाउंज के दरवाजे पर खड़ी आयला मुस्कुराते हुए पीछे हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। आयला कुछ देर पहले खाना खा के और शादी की शॉपिंग की लिस्ट बनाकर ऊपर अपने कमरे में आई थी। जितना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था उसने कभी सोचा भी ना था। उन्होंने हुसैन को भी फ़ोन करके शादी का बता दिया था, मगर उसके फाइनल पेपर होने वाले थे जिसकी वजह से वो नहीं आने वाला था। आयला ने कहा भी कि वो लोग शादी की तारीख आगे करवा लेंगे, मगर हुसैन ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि जो काम जिस वक्त पर हो रहा है उसे होने दिया जाए। वो यहाँ बैठे बैठे फ़ोन पर ही शादी इंजॉय कर लेगा, जिस पर उन लोगों को उसकी बात मानना पड़ी। वो फ्रेश होकर अभी बेड पर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बज गया। ये वही अननोन नंबर था जिससे उसे कल भी फ़ोन आया था। फ़ोन बज बज के बंद होने के बाद दोबारा आ रहा था जब उसने झुंझला कर फ़ोन कॉल रिसीव की थी। हमने आपको मना भी किया था, फिर भी आप हमें तंग कर रहे हैं। वो फ़ोन कान से लगाए गुस्से से हो रहा है। लगता है अब भी तुम मुझे नहीं पहचानी। दूसरी तरफ से राइद की खुशगवार आवाज़ आई। हम बहुत अच्छे से पहचान गए हैं आपको। आप वही आवारा लड़के हैं जो हमें फजूल में तंग कर रहे हैं कल से। वो दूबदू बोली तो राइद ने खुद को आवारा कहने पर फ़ोन कान से हटाकर रिसीवर को घूरा था। तमीज़ से लड़की, होने वाला शोहर हूँ तुम्हारा। आज ही हमारी शादी की तारीख पक्की हुई है और तुम आज ही अपने होने वाले शोहर से बदतमीज़ी कर रही हो। राइद जोरदार लहजे में बोला तो आयला चौंकी। आप वो हैं जो रिश्ता लेकर आए थे आज? आयला ने आंखें छोटी किए कन्फर्म किया। मेरे अलावा कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता तुम्हें कॉल करने की। राइद ने दिलकशी से उसकी बात का जवाब दिया तो एक पल के लिए आयला का दिल ज़ोर से धड़का। उसने तो उसे कोई आवारा लड़का समझकर अच्छी खासी सुनाई थी। कहीं उसने बुरा ही ना मना लिया हो। सॉरी, हमें लगा कि कोई ऐसे ही हमें तंग कर रहा है। आयला शर्मिंदा लहजे में बोली थी। कोई बात नहीं, तुम जानती नहीं थी इसलिए ऐसा कह दिया, वरना मैं जानता हूँ तुम सबकी कितनी इज्जत करती हो। राइद के लहजे में प्यार ही प्यार था, जबकि राइद की बातें आयला को सर झुकाने पर मजबूर कर रही थी। आपने फ़ोन क्यों किया? ऐसे ही, राइद ने पुरसकून लहजे में कहा, मगर हम मसरूफ़ हैं। वो हिचकिचाते हुए बहाना कर गई। राइद से बात करना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था, क्योंकि उसका लहजा जो बोल रहा था उससे उसे घबराहट हो रही थी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। राइद ने मुस्कुराते लहजे
लहजे में कहा तो आयला की आंखें फैली। फिर क्यों फ़ोन करेंगे? मेरा मतलब है शादी तो होने वाली है, तभी सारी बातें कर लेंगे। वो रवानी में बोल गई, मगर एहसास होने पर अपनी बात की तस्दीक कर गई। वैसे राइद खान किसी की सुनता नहीं है, मगर तुम बहुत ख़ास हो, इसलिए मान लेता हूँ तुम्हारी बात। अब शादी वाले दिन ही बात होगी तफसील से। वो गंभीर लहजे में कहता आखिर में ज़ुमाइनी अंदाज में बोला तो आयला मुस्कुरा दी। एक बात कहनी है। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करता वो बोल उठी, मैं सुन रहा हूँ। राइद का रोम रोम समात बनकर आयला की बात का मुंतज़िर था। थैंक यू सो मच हमें हमारे हिजाब के साथ कबूल करने के लिए। वो धीमे लहजे में बोली तो राइद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अभी अपना थैंक यू संभाल कर रखो, शादी की रात अच्छे से कहना, वो मायनी तेजी से कहता फ़ोन बंद कर गया। अगर वो कुछ और देर बात करता तो आयला की तलब बढ़ जाती, जिस वजह से उसने फ़ोन ही बंद कर दिया था। जबकि आयला मुस्कुराकर फ़ोन को देखने लगी। वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि वो उसे ऐसा हमसफ़र दे रहा था जिसे उसकी कदर है, जिसके लिए उसकी हर बात अहम है। नकाब करने का उसे कोई भी मसला नहीं, बल्कि वो उस नेकी के काम में उसका साथ दे रहा है। इसलिए वो जितना अपने रब की शुक्रगुजार होती वो कम था।